हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, वेलकम बैक इन माय क्लास। आपके इस क्लास में आज जो इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो सेकंड चैप्टर जो आपके करिकुलम के हिसाब से है, कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, भारत का उपनिवेशीकरण, यानी विदेशी ताकतें जो मुगल पीरियड और कुछ मुगल पीरियड के पहले ही आनी शुरू हो गई थी भारत में। जब उसने भारत को महान मुगलों की सत्ता के अंत होने के बाद भारत को एक उपनिवेश में बदल दिया, उसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर यह कैसे संभव हुआ। कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज कॉलोनाइजेशन? कॉलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण, एक बड़ी सैनिक शक्ति जब किसी दूसरे वैसे क्षेत्र जहां की मिलिट्री पावर इंफीरियर हो, अगर उस पर अपने अधिकार जमा लेती है, उस पर कब्जा कर लेती है, तब वहाँ के संसाधनों का वह इस ढंग से दोहन करती है, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हो या मटेरियल रिसोर्सेज, जो उनके मदरलैंड यानी जिस कंट्री से वो बिलोंग करते हैं उनके लिए द बेस्ट बेनिफिट में वो यूज हो सके। सो कॉलोनाइजेशन, इट इज ए प्रोसेस in which a superior military power acquire a territory in order to exploit its resources for its native land, that means motherland। यानी कि एक सैनिक रूप से शक्तिशाली कोई राज्य अगर किसी दूसरे कमजोर राज्य पर, सैनिक शक्ति जिसकी कमजोर हो, अधिकार कर लेता है, तो वहां के समस्त संसाधनों का वह अपने हित में उपयोग करता है, उसको प्रयोग में लाता है। यही कॉलोनाइजेशन है, उपनिवेशीकरण है। जैसा कि हम जानते हैं, द लास्ट ग्रेट मुगल औरंगजेब डाइड इन 1707, 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। एंड आफ्टर दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेटर मुगल्स, मुगल पावर हैड डिटोरिएटेड वेरी फास्ट। मुगलों की शक्ति विभिन्न कारणों से बहुत तेजी के साथ गिरती है और इसके कारण भारत में खास करके जो है सेंट्रल पावर के रूप में एक शून्यता की स्थिति उत्पन्न होती है। इस शून्यता को भरने के लिए ही राइज ऑफ डिफरेंट रीजनल पावर्स एंड देयर राइवलरी मेड देम एम्बिशियस। उस समय कई जो है प्रांतीय राज्य सामने आए, उनमें काफी ज्यादा एम्बिशन था कि हम जो है मुगलों के स्थान पे भारत में दिल्ली में स्थापित होकर के समूचे राज्य क्षेत्र पर अधिकार करेंगे, अपनी सत्ता चलेंगे। तो ये जो राइवलरी स्टार्ट हुई, वो चाहे है हैदराबाद के निजाम हो, बंगाल का नवाब हो, अवध का नवाब हो, मराठे हो और कुछ दूसरे पावर्स, इनके बीच जो प्रतियोगिता शुरू होती है। और प्रतियोगिता शुरू होती है तो सिर्फ इसलिए कि मुगलों के स्थान पे कैसे हम जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन जाए। इसी दौर में क्योंकि जहां पर भारतीय पावर्स आपस में ही लड़ने भिड़ने में, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए थे, उस समय ही जो यूरोपियन पावर्स कुछ मुगल के पहले और ड्यूरिंग द मुगल पीरियड जो आए थे वास्तव में ट्रेड पर्पस से, यहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, या कि व्यापारी कंपनी उसने यहाँ के ही बादशाहों और लोकल रूलर्स के परमिशन से शुरू किया था। अब इस मौके का फायदा उठा रही थी, यहाँ जो राजनीतिक और सैनिक शक्ति की शून्यता उत्पन्न हो गई थी, उसको भरने के लिए जो कंपटीशन स्टार्ट हो गया था यहाँ के रीजनल पावर्स के बीच, उसमें यूरोपियन पावर्स भी शामिल हो गए। डिफरेंट यूरोपियन पावर्स व्हिच हैड कम ड्यूरिंग मुगल पीरियड और इट्स प्रायर फॉर ट्रेड पर्पसेस नाउ आर स्टार्टेड टू क्लेम एज ए कंटेंडर in the race of becoming the successor of Mughals in India। भारत में मुगलों के उत्तराधिकारी के रूप में इन यूरोपियन पावर्स ने भी अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। जो यूरोपियन पावर्स भारत में थे इस समय, ऑपरेट कर रहे थे एज ए ट्रेड ऑपरेटर, तो उसमें द पोर्तुगीज, द इंग्लिश यानी ब्रिटिश, द डच, द डेन एंड द फ्रेंच वेयर इंपॉर्टेंट। और इन्हीं यूरोपियन पावर्स के बीच में बाद में देखते हैं भारतीय कुछ जो प्रोविंशियल जो है रूलर्स थे,
उनके बीच सत्ता का संघर्ष किस प्रकार होता है हम इसमें जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमें यह जान लेना आवश्यक है कि इन यूरोपियन पावर्स का भारत में किस प्रकार जो है बिगिनिंग होता है, कहाँ कहाँ ये ट्रेड की शुरुआत करते हैं और बाद में फिर कैसे जो है इनके बीच जो है फिर जो है कुछ इस प्रकार के एम्बिशन आते हैं ड्यू टू द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया कि ये एक मुगल पावर को रिप्लेस करने वाले कंटेंडर के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने लगते हैं। तो हम देखते हैं जैसा कि हम जानते हैं यूरोप का ईस्ट से, उसमें भी भारत से व्यापार अंतरराष्ट्रीय जो कह सकते हैं कि पुराने समय में इन एंशिएंट पीरियड was also very much profitable, and during this middle age it was also in continuance। मध्यकाल में भी यूरोप का भारत से पूर्व से व्यापार काफी बेहतरीन था, लेकिन इस बीच एक घटना हो गई सेंट्रल एशिया में। इन 1453 द ट्रेड रूट फ्रॉम इंडिया भाया सेंट्रल एशिया थ्रू मेडिटेरेनियन सी was disrupted due to the control of Turks due to the victory on Constantinople by the Turks। तुर्कों ने जब इस कुस्तुनतुनिया को जीत लिया तो उस समूचे ट्रेड रूट पर अधिकार हो गया जो वास्तव में पहले लैंड रूट से होते हुए सेंट्रल एशिया से होते हुए इंडिया का जो व्यापार होता था वो मेडिटेरेनियन सी होते यूरोप पहुंचता था। इस कारण तुर्कों के अनावश्यक हस्तक्षेप से यूरोपीय व्यापारियों को काफी असुविधा होने लगी। फलस्वरूप रिजल्ट भारत पहुंचने के लिए एक अलग से ऐसे ट्रेड रूट की खोज शुरू हुई यूरोप में, जिससे इस तुर्क और तुर्कों की जहां तक सत्ता थी उससे वो बचकर भारत से व्यापार कर सके। इसमें सफलता मिली किसको? तो सबसे पहले एक जो है पोर्तुगीज नेविगेटर को, जिसका नाम वास्को डी गामा था। 1498 में वह केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत आया, और जब यह आया तो यहाँ से फिर से जो लिंक टूट गया था भारत से यूरोप के बीच व्यापार का, तो वह शुरू हो गया। क्योंकि शुरू में सिर्फ पुर्तगाल को ही ड्यू टू दिस वास्को डी गामा वाज ए पोर्तुगीज, उसे इस रूट का पता था, इसलिए भारत से जो भी व्यापार किया उस पर उसकी मोनोपोली रही। इसलिए उसने इस पूरे दौर में जब तक कि दूसरे पावर यानी कि इंग्लिश यानी ब्रिटिश, डच इत्यादि नहीं आ गए तो भरपूर मुनाफा कमाया। उनके इस भारी मुनाफे को देखते हुए ही बाद में चलकर और दूसरे यूरोपीय पावर्स ने भी भारत आने के रास्ते का जुगाड़ करना शुरू किया। दे वेयर इन सर्च ऑफ द रूट फ्रॉम विच दीज पोर्तुगीज ऑपरेटेड देयर ट्रेड रूट टू इंडिया। हालांकि इस ट्रेड रूट के बारे में और दूसरे यूरोपियन पावर्स का जानना इतना आसान नहीं हुआ, और यह तब तक संभव नहीं हुआ जब तक कि 1579 नहीं आया, यानी लगभग 100 साल तक इन पोर्तुगीज लोगों ने मोनोपोली रखी भारत से यूरोप के व्यापार में। वास्को डी गामा जो आया था 1498 एडी में, वो वास्तव में अपने फ्लीट के साथ जो आया वो कालीकट में जो मालाबार कोस्ट पर था, वहाँ उसने अपना लैंड किया समूचे अपने साथियों के साथ, और वहाँ के जो लोकल रूलर का नाम जमोरिन था, उसने उससे परमिशन लिया, उसने उसको काफ़ी सुविधा भी दी, स्वागत किया इन पोर्तुगीज लोगों का, और इस तरह से भारत में उसने अपने फैक्ट्री को स्थापित करके व्यापार को शुरू किया था। बाद में चलकर लोग इनकी सत्ता जब कमजोर हुई और आगे चलकर फिर जो है इसने मिलिट्रली फोर्टिफाइड जो है कर लिया चूंकि अपने आप को, और इसके कुछ योगी गवर्नर अल्मेडा अल्बुकर्क जो आए, इसने रीजनल पॉलिटिकल पावर और उसके पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिसके नतीजे के रूप में गोवा, दामन, दीव इत्यादि क्षेत्रों पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया, और उनका यह अधिकार तब तक चलता रहा गोवा पर, खासकर स्पेशली समूचे इलाके पे, जब तक कि 1961 में भारत सरकार ने एक मिलिट्री शोडाउन
इन पुर्तगीज जो है वास्तव में एस्टैब्लिशमेंट पर करते हुए इसको इंडिपेंडेंट नहीं करा लिया और भारतीय यूनियन का हिस्सा नहीं बना लिया वास्तव में। यानी कि ये पुर्तगीज जो यहाँ एस्टैब्लिशमेंट सेटलमेंट्स थे ये 1961 में भारतीय यूनियन के पार्ट बने, जो एक मिलिट्री शोडाउन के द्वारा पॉसिबल हुआ 1961। तो इन पुर्तगीज लोगों ने चूंकि एकदम सोल ऑपरेटर थे, इनकी मोनोपोली थी शुरू में, लेकिन 1579 में हुआ क्या कि एक ब्रिटिश नेविगेटर फ्रांसिस ड्रेक से इस पुर्तगीज जो ट्रेड ऑपरेटर्स थे उसमें से एक फ्लीट से इसका थोड़ा भिड़ंत हो गया, जो कि स्पेन की ओर जा रहा था एक जहाज, और उसमें एक पुर्तगीज हार गए, फ्रांसिस ड्रेक की जीत हो गई। और उसके क्रम में जो उसने इसके फ्लीट को हराया, जो कुछ भी इनको सामान हाथ लगा तो उसमें वह नक्शा भी था जो पुर्तगाल से भारत की ओर आने का था, केप ऑफ गुड होप होकर के। यहीं से ग्रेट ब्रिटेन में हलचल शुरू हुई और वहां के व्यापारियों ने, खास करके वहां की महारानी के वास्तव में एनकरेजमेंट पर ही व्यापारियों ने एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया और ईस्ट इंडिया कंपनी को फॉर 15 ईयर्स ट्रेड मोनोपोली दी गई एक चार्टर के थ्रू, यानी कि भारत के साथ व्यापार करने के लिए 15 साल का मोनोपोली अथॉरिटी या राइट इसको चार्टर के थ्रू मिल गया ईस्ट इंडिया कंपनी को। उनके एम्बेसडर भारत आए जहांगीर के पीरियड में 1630 में, उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में खोली और उसके बाद उसने दूसरी फैक्ट्री ईस्ट कोस्ट में हुगली में खोली, यानी कि बंगाल में। और देखते हैं, जैसा कि जानते हैं हम लोग हिस्ट्री में बातें पढ़ते हैं, इसके बहुत सारे फिर सक्सेसिव जो है काफ़ी जो है एबल मिलिट्री कमांडर हुए। उसमें लॉर्ड क्लाई एक ऐसा मिलिट्री कमांडर हुआ जिसने भारत में ब्रिटिश सत्ता को न सिर्फ जो है स्टैब्लिश किया बल्कि इसकी सुपरमेसी को इस ढंग से स्थापित कर दिया कि बहुत ही कम समय में यह भारत में एक प्रमुख मिलिट्री ताकत के रूप में स्थापित हो गई। अगर तीसरा पावर हम अगर देखें, द डच, नीदरलैंड के जो भी निवासी हैं, और पहले हॉलैंड कहलाता था, तो यहाँ 1602 एडी में द डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना की गई। भारत आने में थोड़ा सा इनको समय लगा, लेकिन ऑन 1660 ऑनवर्ड्स भारत में इसने अपना ट्रेड ऑपरेशन शुरू कर दिया। इनके जो मेन सेंटर थे ट्रेड के, यानी जो इनकी फैक्ट्री थी पुलिकाट, कोचीन, चिंसूरा, सेरामपुर में। लेकिन चूंकि वो भारत में अपने वास्तव में जैसे जो है ब्रिटिश लोग थे, पुर्तगीज लोग थे और बाद में चलकर फ्रेंच लोग थे, इनका जो मिलिट्री एम्बिशन भी था, यहाँ जो एक जो है कॉलोनी बनाने की ओर एक बढ़ रहे थे और लोकल जो रूलर थे इनसे वास्तव में एक रीजनल पावर्स के रूप में यह कम्पीट कर रहे थे, राइवलरी इनकी थी। उसमें इनका कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। दे वेर इंटरेस्टेड इन स्पाइस ट्रेड। नतीजा है कि वो उन इलाकों की ओर बढ़ गए ईस्ट में ही, इंडोनेशिया, मलेशिया की ओर, है ना, मोस्टली इंडोनेशिया की ओर, और वहां जाके उसने अपनी कॉलोनी को स्थापित किया। और भारत में अपने जो सेटलमेंट इसने स्थापित किए थे 1848 में, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। इस तरह से इनके सारे सेटलमेंट्स की मालिक ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई और इनके पूरे जितने भी फैक्ट्रीज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए। एक दूसरी कंपनी थी द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क की थी। इसने अपनी स्थापना, इनकी जो स्थापना हुई थी ये 1620 में। उसके बाद भारतीय आए। इनका प्रमुख उद्देश्य जो वास्तव में था सिर्फ व्यापार करना। इसने सेरामपुर और टंकेवार इस सब में जो है अपनी फैक्ट्री को स्थापित किया और यह व्यापार में ही लगे रहे। इन्होंने कभी अपना यहाँ जो है एक कॉलोनी स्थापित करने का कोई मिलिट्री वास्तव में जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट नहीं दिखाया। किसी रीजनल पावर के संघर्ष में या उसको रीजनल पॉलिटिक्स में इसने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन एक जो सबसे बाद में कंपनी आई वो फ्रांस की कंपनी थी, द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1664 AD। बट ऑल दीज वेर इन वन हैंड प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट ट्रेडिंग ऑपरेशंस वेर जनरली regulated by these powers, यूरोपियन पावर्स। लेकिन ये जो थे ये गवर्नमेंट ओन्ड था, यानी कि ये जो कंपनी खोली गई इसमें से मुख्य निवेशक कह सकते हो तो ये
फ्रांस की सरकार थी। निश्चित तौर पे इसकी मिलिट्री सुपीरियरिटी कह सकते हैं कि ये डच ऑर्डिनेंस से काफी बेहतर थी, और दे हैड गिवन ए टफ फाइट इन बिगिनिंग टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके कुछ जो है खास करके इसका जो गवर्नर जो डुप्ले था, डुप्ले के दरमियान जो है वो जब तक यहाँ रहा है ना, द इन्फ्लुएंस ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट हाइट। लेकिन बाद में धीरे धीरे चल करके स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि ड्यूरिंग द 3 कर्नाटिक वार्स फ्रॉम 1744 टू 1763 दे लॉस्ट टू द ब्रिटिश, और अल्टीमेटली ये ब्रिटिश ही अकेले रह गए, सबसे आगे निकल गए। भारत में अपनी सत्ता को मजबूत इसने किया, और इस तरह से इंडिया बिकेम ए कॉलोनी। और इसकी शुरुआत जो वास्तव में रियल तौर पे होती है कर्नाटिक वार में, ब्रिटिश की फ्रेंच के खिलाफ जो है जीत से तो शुरू होती ही है मुख्य तौर पे जब 1757 में इन बैटल ऑफ पलासी इन लीडरशिप कह सकते हैं कि इन कमांडरशिप ऑफ लॉर्ड क्लाइव फ्रेंच राजा दौलत नवाब ऑफ बंगाल लॉस्ट द वार। और इस बैटल ऑफ पलासी के बाद भारत के सबसे जो कह सकते हैं कि सबसे प्रमुख और सबसे धनी जो प्रोविंस था बंगाल, इस पर अधिकार जो प्राप्त हो गया इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसने इसको इतना प्रचुर रिसोर्स दिया, इतना जो है जो कह सकते हो कि वास्ट रिसोर्स उपलब्ध कराया, कि इसी रिसोर्स का यूज करके धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने समूचे भारत में अपनी सत्ता का विस्तार किया, और हर रीजनल पावर बाद में चलकर वन आफ्टर अनदर सबड्यू कर गए इस ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सामने। इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह इन यूरोपियन पावर्स के बीच में आपस में भी काफी राइवलरी रही। इसमें ग्रेट ब्रिटेन जो है सबसे आगे निकल गया, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो ग्रेट ब्रिटेन की थी, ये ग्रेट ब्रिटेन वास्तव में अस्तित्व में आया था 1707 में एक यूनियन ट्रीटी के द्वारा, जिसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स को मिलाकर के एक यूनियन बना था ग्रेट ब्रिटेन, यूके यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो ये वास्तव में उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहलाई जाने लगी। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, लेकिन इन कंपनियों का भारत में जो उस समय के तात्कालिक जो कह सकते हैं कि जो कंटेम्पररी रीजनल पावर्स थे, वो चाहे हैदराबाद के निजाम हो, या फिर मैसूर का जो है जो राज्य था, या फिर मराठे थे, बंगाल के रीजनल जो है वास्तव में नवाब थे, लखनऊ के नवाब थे, और दूसरे जो छोटे बड़े जितने भी रीजनल रूलर्स थे, इन सबों के साथ इनका सत्ता संघर्ष होता है। इनकी एक अंडरस्टैंडिंग, मिलिट्री अंडरस्टैंडिंग भी बनती है, और अंत में इन सबों से फाइट करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी सत्ता को स्थापित करने में सफल हो जाती है, और हेंस इट वाज द कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया। अब आगे हम चलकर इस चैप्टर में आपको दूसरे वीडियो में इसकी और कुछ मुख्य बातों का कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी वन आफ्टर अनदर इंडिया के जो है जितने भी कंटेम्पररी रीजनल पावर से किस तरह से वो आगे निकले, किस तरह से उनका संघर्ष हुआ, सत्ता संघर्ष हुआ, इसके बीच में किस प्रकार की पॉलिसी अपनाई गई, इसको बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक आप इंतजार करें। थैंक यू।